नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के इस दौर में आज मतगणना के जो नतीजे आए हैं, एक तरफ जोश और खुमार है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पर अब जाकर मानने का समय आ चुका है कि हार हुई है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के लिए नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। भाजपा को बढ़त जारी है, जो 15 सीटों पर जीत अब तक दर्ज कर चुकी है। वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बाकी सीटों के नतीजे आना अभी बाकी है और इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी रहेगी। आने वाले 3 सालों तक भाजपा की ही सरकार रहेगी। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम से छेड़छाड़ का एक बार फिर से आरोप लगाया है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही है। अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उनमें बीजेपी की तरफ से अब तक के नतीजे, बीजेपी में जहां सांची से प्रभुराम चौधरी जीते हैं, अशोकनगर में जजपाल सिंह जग्जी को जीत हासिल हुई है। अगर बात करें पोहरी की, तो पोहरी में सुरेश धाकड़ ने चुनाव जीता है। अंबा में कमलेश जाटव, मुंगावली में ब्रजेंद्र सिंह यादव को जीत मिली है। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग जीता और भारी मतों से जीते हैं। मानदाता में नारायण पटेल, वही नेपा नगर में सुमित्रा काजलेकर, जिनको लेकर उनके क्षेत्र में काफी गहमागहमी देखने को मिली थी, उन्होंने भी जीत हासिल की है, जहां से इसी सीट पर इससे पहले मंजू दादू खड़ी हुई थी। हालांकि उनकी जगह पर बीजेपी ने इस बार सुमित्रा काजलेकर को मौका दिया था और सुमित्रा ने निराश नहीं किया। वही बात करें जौरा की, तो सूबेदार सिंह यहां से चुनाव जीते हैं। बदनावर में राजवर्धन सिंह दतिगांव ने भी भारी मतों से जीत हासिल की है। भांडेर की बात करें तो रक्षा सरोने ने यहां जीत हासिल की है। बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया जीत चुके हैं। करेरा जसवंत सिंह जाटव ने जीत हासिल की है। बात करें हाट पिपल्या की, तो मनोज चौधरी ने जीत हासिल की है। बदनावर में राजवर्धन सिंह दतिगांव ने जीत हासिल की। वही सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत को जीत हासिल हुई है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। हालांकि काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी थी कांग्रेस शायद इस उपचुनाव से, और कहीं ना कहीं एक गद्दार वर्सेस ईमानदार का जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश थी, उसमें सफल होती हुई नजर नहीं आई है। ये जो नतीजे हैं निकलकर, आप अपनी तस्वीरों पर इस वक्त देख रहे हैं, अब तक के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, करेरा से जसवंत जाटव, हाट पिपल्या से मनोज चौधरी, बदनावर से राजवर्धन सिंह, ब्यावरा से रामचंद्र दागी, आगर से विपिन वानखेड़े, सुमावली से अजब सिंह जीते हैं और दीमनी में रविंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की है। मुरैना में राकेश मावई को जीत मिली है। तो कांग्रेस से अब तक 6 लोगों को जीत हासिल हुई है। तो वही बात करें भाजपा की, तो काफी आगे चल रही है। अभी भी डबरा और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग जारी है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो ब्यावरा में रामचंद्र दागी, आगर में विपिन वानखेड़े, सुमावली में अजब सिंह, दीमनी में रविंद्र सिंह तोमर, मुरैना में राकेश मावई, गौहद में मेवाराम जाटव। अब बात करें तो डबरा में इस वक्त काउंटिंग जारी है। बमोरी में भी काउंटिंग चल रही है। बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया और केएस अग्रवाल आमने सामने हैं और मेगांव से ओपीएस भदौरिया और हेमंत कटारे जो है आमने सामने, उन पर काउंटिंग अभी जारी है। विकास मोदरिया भाजपा वक्ता हमारे साथ है। विकास जी, उम्मीद से बढ़कर देखने को मिला है और अभी भी कई जगह पर काउंटिंग जारी है और कई जगह पर कांटों की टक्कर देखने को मिली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, चुनाव है जी, कहीं कांटे की टक्कर भी होती है, लेकिन अमूमन जो भारतीय जनता पार्टी को जनमत मिला है उससे बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी को लोग चाहते हैं, शिवराज जी की सरकार प्रदेश में चलती रहे, ये लोगों की इच्छा थी। 2018 में कुछ चूक हो गई थी, कुछ संगठनात्मक चूक रही होगी, कुछ हमारे कैंडिडेट की चूक हुई होगी, इस वजह से सरकार बनाने से हम फिसल गए थे चंद सीटों से। लेकिन जनमत तब भी कांग्रेस को नहीं था और इस बार तो जनता ने स्पष्ट कांग्रेस को दरकिनार करके बता दिया है कि कांग्रेस को शासन प्रशासन चलाते नहीं आता है, उनके ऊपर लोगों का यकीन है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, शिवराज सिंह जी की जीत है। वीडी शर्मा जी का एक अच्छा नेतृत्व हमें मिला, संगठनात्मक रूप से हम मजबूती के साथ में काम में लगे रहे और हमारे साथ में जो नए लोग जुड़े हैं उनके प्रति जो जनता ने विश्वास जाहिर किया, उनकी व्यक्तिगत जो कौशल था, व्यक्तिगत जो उनकी पहुंच थी, उसके साथ में संगठन की पहुंच के दायरे से एक दायरा कुल जमा मिला के बहुत बढ़ गया और आपने देखा होगा कि 40-40, 50-50 हजार तक की जीत पे हम पहुंच रहे हैं। विकास जी, बात करना चाहेंगे डबरा की,
जब इमरती देवी जी पहले वादा कर रहे थे कि 40,000 दोगुनी मतदान से इस बार वोट जीतेगी, जो मार्जिन रहेगा दोगुना रहेगा, आज सुबह उन्होंने कहा 21,000, और अब जो हालात बनते दिख रहे हैं काफी ज्यादा जो है मुकाबला तगड़ा देखने को मिल रहा है इमरती देवी का। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? सुरेश राजे काफी ताकतवर नजर आ रहे हैं। नहीं, अब ठीक है, कुछ सीटों पे कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ वहां के लोकल कारण बन जाते हैं, उसको माइक्रो स्टडी बाद में करेंगे। अभी तो एट लार्ज जो बीजेपी ने प्रदेश में परचम फहराया है जी, उसके लिए हम जनता का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। विकास जी, जिस तरह से डबरा में इमरती देवी को लेकर कमलनाथ ने जो बयान किया था और उसके बाद जितने एग्रेसिवली इसकी खिलाफत की गई थी सिंधिया जी द्वारा भी और शिवराज सिंह के द्वारा भी, और ऐसा लगा था कि इसका काफी खासा परिणाम देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, हर चीज का स्पष्ट कोई ऐसा तो मत डालता नहीं है कि मैं इस वजह से इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ। जो कुल जमा मिला के माहौल बना, उसमें लोगों ने, आपके हिसाब से क्या कारण लगता है, उन चीजों को अच्छी नहीं माना। स्वयं राहुल गांधी जी ने अच्छा नहीं माना। जी सही बात है। आपसे जानना चाहेंगे, अभी चुनाव नतीजा है और ज्यादातर पर कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। अभी कमलनाथ जी का ट्वीट आया है और इस पर जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं पर कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? अब ये तो मुझे लगता है कि दिमागी दिवालियापन होगा। इसी ईवीएम के साथ में 2018 में वो सरकार बना ले गए थे जी। अब इस तरह का एक्सक्यूज देंगे तो जनता बहुत बुरा मानेगी उनसे। जी, जाहिर तौर पर। शुक्रिया विकास जी, धन्यवाद। तो ज्यादातर पर अभी डबरा में काउंटिंग चालू है। इमरती देवी और सुरेश राजे दोनों के बीच अभी भी टक्कर जारी है। आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि कौन जीतता हुआ नजर आता है। प्रमुख सीटों में से एक है जहां पर आपको बता दें, सिंधिया जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई सारे दौरे किए थे और जो आइटम शब्द का प्रयोग किया गया था उसको लेकर काफी आलोचना हुई थी और उसी पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसमें काफी आगे जो है भाजपा दिखाई दे रही है। हमारे साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी जुड़े हैं। धनोपिया जी, स्वागत है आपका राजू टीवी पे। आज जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं और जो वादे और जो बयान अब तक कांग्रेस दे रही थी कि हम 28 सीटें जीतेंगे, खैर वो तो संभव नहीं नजर आ रहा था, पर कई सीटों पर जहां पर उम्मीद थी भी वहां पर भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। जो सही प्रतिक्रिया होती है वो दी जा सकती है। आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा है कि जनता ने जो आदेश दिया है वो हम स्वीकार करते हैं। निश्चित से किसी पर कोई भी बात कहने के बजाय हमें अभी आत्मविश्लेषण करना है, समीक्षा करना है, उसके बाद ही इस पर व्यक्त होगा कि क्या कारण है, क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी है। निश्चित से जनता ने जो मतादेश दिया है उसका मतादेश का हम स्वीकार करके उसका सम्मान करते हैं। पर दिग्विजय सिंह जी तो अभी भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी अपनी राय है, निश्चित से वो भी बड़े नेता है, हमारे राष्ट्रीय नेता है, उनके द्वारा जो कहा गया है उसमें भी कोई बात निश्चित से कोई तथ्य होगा जिसका उन्होंने खुद स्वयं खुलासा किया होगा। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि अभी हम इस विषय में जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमारी कल विधायक दल की बैठक है जिसमें हमने उन प्रत्याशियों को भी बुलाया जो चुनाव लड़े थे, जिलाध्यक्ष को बुलाया है, कल समीक्षा होगी, उसके बाद शायद कोई प्रतिक्रिया दी जा सकेगी, लेकिन परिस्थितियों में इस तरह के परिणाम आए। धनुपे जी, आकलन तो आप लोगों ने भी किया होगा और क्योंकि एक सर्वे का हवाला लगातार कांग्रेस दे रही थी कि 28 से 28 जीतेंगे, खैर वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था या वाकई कोई सर्वे हुआ था ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, पर जो आकलन आप लोग बता रहे थे वैसा कुछ होते नजर नहीं आया। क्या रणनीति लेकर चल रही थी कांग्रेस? देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने सर्वे कराया था, उसके आधार पर उन्होंने सारे कैंडिडेट को टिकट दिए। कोई किसी की रिकमेंडेशन नहीं, कोई किसी का छोटा बड़ा नहीं, जो सर्वे में आगे थे उनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया। और निश्चित रूप से एक आकलन होता है, लोगों की अपनी प्रतिक्रिया होती है, चुनाव का माहौल होता है। और एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा चुनाव में दिख रहा था वैसे परिणाम आए नहीं, वैसे परिणाम आए हैं वैसे दिखे नहीं। तो निश्चित से सोचने का और विचारने का वजह है कि तो समीक्षा के बाद ही होगा कि आगे ऐसा क्यों हुआ है। तो हर जगह लोग बोलते थे कि हाँ जीतेंगे, हर जगह लोग बोलते थे कि नकारेंगे, हर जगह बोलते थे लोग हत्या की, हर जगह जानते थे कि बिकाऊ है, हर जगह जानते थे उन्होंने गद्दारी की है। तो सारी बातें जो थी खुलकर सामने थी, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि जो जीत रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के 1000-2500 में कर रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी के 10, 15, 20 हजार, 50,000 तक जिताया जा रहा है। आप साथी के चुनाव परिणाम देख लीजिए, जैसे कि डॉक्टर गौरीशंकर सेजवाल और उनके पुत्र मोहित सेजवाल को एक बार पार्टी से बाहर निकाल दिया, चुनाव परिणाम का इंतजार भी नहीं किया। इससे आप 15,000 से क्या स्थिति वाली होगी? हाँ, 12,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो एक सोच का विषय तो है कि समीक्षा करने की आवश्यकता तो है, जिससे समीक्षा के पश्चात इस पर स्पष्ट बात हो सके कि परिस्थितियां क्या है, ऐसा क्यों हुआ है। जी सर, जमीनी हकीकत जिसकी आप बात कर रहे हैं कि रुझान क्या था शायद स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया, और जो नैरेटिव कांग्रेस लगातार क्रिएट करने की बात कर रही थी, ईमानदार वर्सेस गद्दार वाला, और जो कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस लगातार कह रही थी, जनता तक बात पहुंच नहीं पाई या जनता इस बात से सहमत नहीं हुई? क्या लगता है आपको? नहीं, बहुत जल्दी है सूक्ष्म कहना। अभी मैंने कहा ना कि परिणाम आए हैं, परिणाम किस परिस्थितियों में उनके पक्ष में आए हैं, सारी चीज सामने है। अभी बहुत सी चीजें है, प्रशासन की चीजें है। आप देखिए बार्डर के अंदर तुलसी मरिया चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनको पोस्टल वोट की गिनती करके 51 वोट से हरा दिया गया। आप इस अंदाज लगा दीजिए कि किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा है। जी सर, पोस्टल वोट्स की बात की, आप लोग कभी इस शुरुआत से ही सहमत नहीं थे जिस तरह से वोटिंग हुई पोस्टल से, और अभी भी क्या इसको लेकर आप आगे कुछ सवाल उठाएंगे इसको लेकर, या कुछ कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? अब तो ऐसा है कि शाम निकल गया है, रास्ता पीटते रहिए। निश्चित रूप से पोस्टल वोट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दूसरी कहा था किन किन लोगों को वोट दिए हैं, उनसे कब वोट लेके आए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को खबर नहीं दी, जानकारी नहीं दी। जबकि नियम ये था कि कांग्रेस प्रत्याशी के प्रतिनिधि को साथ लेके जाएंगे और वोट लेकर आएंगे, उसके सामने वोट डलेगा, वीडियोग्राफी होगी, कहीं कुछ नहीं है, सब मैनेज हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े लंबे उस पर हेराफेरी हुई है। 46-47 हजार वोट इसमें पोस्टल वोट डले हैं, उनकी अपनी समीक्षा होगी, उसके बाद ही आगे का निर्णय देख पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें हैं, अभी मैं अनियमितताओं के बारे में, मशीनरी के बारे में या ईवीएम के बारे में अपनी राय को निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जो बात कही, हम उसी पे अभी अड़ग रहना है। उन्होंने कहा कि सुधारिये करते, समीक्षा करेंगे, तो इसको ध्यान देंगे। धनुपिया जी, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उस पर लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है, कमलनाथ जी से अच्छा कुशल संगठक कोई नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को इस तरह खड़ा किया। 2018 में भी आपके सामने स्थिति थी, 2018 में सरकार बनी। निश्चित अभी जो परिस्थितियां है वो बहुत अलग तरह की थी। अभी जो क्या हुआ है और क्यों नहीं हुआ है, इस पर तो वही अपनी राय व्यक्त करेंगे, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी कुशल संगठक है, और मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं। शुक्रिया धनोपिया जी अनादे टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जेपी धनोपिया जी थे। अटकलें कुछ लगाई जा रही है क्योंकि जिस तरह के नतीजे आए हैं, कांग्रेस के जो है कांग्रेस के लिए अच्छे नतीजे तो नहीं है कहीं से भी, और जिस तरह की जो पार्टी की तरफ से बातें कही गई थी वो स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिली। आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ कारण रहा। अभी कोई स्पष्ट कारण जो है कांग्रेस के खेमे से जानने को नहीं मिल रहा कि क्या कारण मान रहे हैं कि उपचुनाव में जहां वादे कर रहे थे कि कम से कम 20 से 22 सीटें जीतेंगे, पर यहां पर अभी 6 से 8 से लेकर 9 सीटें जो है वो भी उन्हें मिलेंगी कि नहीं, इस पर भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। काउंटिंग अभी भी जारी है। इस वक्त इलेक्शन की खबर आपको बता रहे, बीजेपी के प्रद्युम्न लोधी 18,567 वोट से जीत चुके हैं। बड़ा मलेरा से आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस की राम सिया लोधी को हराया है। पहली बार उतरी थी चुनाव में राम सिया लोधी, और छतरपुर बड़ा महराना से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की एक और जीत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ा मलहरा के नतीजे आ चुके हैं और एक और नंबर बीजेपी की जीत की फहरिस्त में जुड़ चुका है। प्रद्युम्न लोधी ने साध्वी राम सिया भारती को हरा दिया है। साध्वी राम सिया भारती पहली बार चुनाव पे उतरी थी। बड़ा मलहरा से इससे पहले भी उम्मीदवारी की मांग की थी, पर तब उम्मीदवारी नहीं मिली, लेकिन इस बार मिली जरूर, पर प्रद्युम्न लोधी ने हरा दिया। प्रद्युम्न लोधी जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर, विधायकी छोड़कर बीजेपी से जुड़े थे, और उसके बाद बड़ा मलहरा में एक बार फिर से, यानी कि 1.5 महीने के अंतराल में एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है प्रद्युम्न लोधी ने। राम सिया भारती की यह पहली चुनावी हार कह सकते हैं। बीजेपी के प्रद्युम्न लोधी 18,567 वोट से जीते हैं। हालांकि जब शुरुआती राउंड देखने को मिल रहा था तब काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, पर अंत आते आते जो अंतिम राउंड्स थे उसमें काफी आगे निकल गए प्रद्युम्न लोधी, और साध्वी राम सिया काफी पीछे रह गई। बड़ा मलहरा में बीजेपी की यह बड़ी जीत।
चलिए आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिकेय। इससे पहले आप जान लीजिए अभी तक के नतीजे क्या निकलकर सामने आए हैं। तो नतीजे कुछ इस प्रकार हैं जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बदनावर में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बदनावर से राजवर्धन सिंह जीत चुके हैं चुनाव। अगर बात करें वोट प्रतिशत की तो अच्छा खासा वोट प्रतिशत था, 83.20% का वोट परसेंटेज था। भांडेर में भी रक्षा सनोनिया बीजेपी की उम्मीदवार, इन्होंने जीत हासिल की है। बमोरी में भी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जीत हासिल की है और एक बार फिर से परचम लहरा दिया है बमोरी में बीजेपी का। बात करें सुर्खी में तो सुर्खी में पारुल साहू ने जीत हासिल की है। दूसरा चुनाव था उनका, 2013 में भी भाजपा के टिकट पर लड़ चुकी थी, गोविंद सिंह को हराया था। और बात करें मुरैना में तो मुरैना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सिंधिया के कट्टर समर्थक रह चुके राकेश मावई ने मुरैना में जीत हासिल की है। करेरा में प्रागीलाल जाटव को हार मिली है। जसवंत जाटव ने चुनाव जीता है बीजेपी की तरफ से। अभी तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं उसमें स्पष्ट रूप से जीत हासिल हुई है। वही मनोज चौधरी ने हाटपिपलिया से जीत हासिल की है। तो अगर आप देखें जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, भाजपा 19 सीटों पर अजय बढ़त के साथ आगे है। कांग्रेस अभी भी गिनतियां चल रही हैं और कितनी सीट क्या जीत पाई कि नहीं ये देखना होगा। हालांकि बात करें बसपा 1 सीट पर आगे बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अभी स्पष्ट हो पाएगा क्योंकि बसपा फिर पीछे चले गई और उसकी जगह बीजेपी जो है आगे चली गई थी। इसी सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान। बीजेपी ने 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की। हमारे साथ कार्तिकेय सिंह चौहान हैं। कार्तिकेय जी, आप भी लगातार प्रचार पर रहे। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कई आरोप लगते थे, आपने युवाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करा, क्या आपको जनता की तरफ से प्रतिक्रिया मिली? हालांकि ऐतिहासिक जीत है ये बीजेपी की। जनता की प्रतिक्रिया जब हम प्रचार पे जाते थे तब तो हमको मिलती थी, लेकिन आज दुनिया के सामने है। जो सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, हालांकि हमें जीतनी थी 28 की 28। कुछ सीटों पे जहां पे कांग्रेस आगे गई है वो अंतर भी बहुत कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 28 सीटों पे जो हमारा मैसेज था, एक समृद्ध मध्य प्रदेश का, एक विकसित मध्य प्रदेश का, उस मैसेज को हम कन्वे करने में कामयाब रहे हैं। अच्छा नतीजा आया है। ये प्रदेश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? 6 महीने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को, बीजेपी संगठन को? संगठन सर्वोपरि है, संगठन से ऊपर कोई नहीं है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से संगठन लगा था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हमारे पास आशीर्वाद था, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे वो आदरणीय सिंधिया जी हों, चाहे वो आदरणीय तोमर जी हों, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हों, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, सभी की जितनी तारीफ करे उतना कम है। और सबसे महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जो पार्टी की जान है, रीढ़ की हड्डी है, उनके विश्वास से, उनके जोश से, उनकी मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी वापस आई है। नौजवानों के बीच में आप रहे, युवा सम्मेलन को संबोधित करा। अब नौजवानों के बीच में, खासतौर पर कार्तिकेय चौहान की युवाओं के बीच में क्या भूमिका होगी? एक कार्यकर्ता के रूप में कार्तिकेय चौहान वो सभी युवाओं के बीच में रहेगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो भी आदेश रहेंगे, जैसे सभी पार्टी कार्यकर्ता करते हैं, वैसे ही पालन करूंगा। बिल्कुल, ये थे कार्तिकेय सिंह चौहान जो साफ तौर पर कहते नजर आए कि युवाओं के बीच में रहे और पार्टी जो आदेश देगी वे उसे हमेशा उसका पालन करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।